नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान गिरधारी लाल जहांगीर जी। आप सफल उद्यमी, समाज सेवी और भामाशाह तो हैं ही, तथा वर्तमान में जहांगीर समाज ट्रस्ट कर्नाटक बेंगलुरु के अध्यक्ष पद पर आसीन है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म चारणवास गज्जाजी ग्राम, तहसील जमारामगढ़, जी जिला जयपुर, राजस्थान के अंदर हुआ है। जी मेरे पिताजी का नाम श्री हरसाह जी जहांगीर और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी मेरी गांव में हुई है। जी। शिक्षा की बात करें तो सर पूरे शिक्षा के बारे में आप बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सेकेंडरी तक वहाँ गांव में हुई। जी हायर सेकेंडरी मैंने जयपुर से किया। उस वक्त 10+2 नहीं हुआ करता था, 10+1 होता था। तो मैंने हायर सेकेंडरी की शिक्षा मैंने यहाँ तक जयपुर में प्राप्त की। जी मैंने बीई का कोर्स करने के लिए मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा और फिर मैं अपने काम में लग गया। बिल्कुल। सर, आज बस बॉडी बिल्डर में आपका देखते हैं तो नाम सब जगह आपका पूरा नाम है पूरे देश भर में, और काफ़ी कुछ हद तक आपने अचीवमेंट्स किए हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो शुरुआत में करते हैं कि बिजनेस की आपने शुरुआत कैसे करी? बिजनेस की शुरुआत मैं पहले खुद काम करता था। बाद में मैंने स्टेप बाय स्टेप में वर्क्स मैनेजर से मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट पर गोवा के अंदर एक कंपनी थी, उसके अंदर मैंने ज्वाइन की और फिर किसी कारणों से वो कंपनी बंद हो गई। मैं 1 साल के लिए फिर जयपुर वापस आ गया। अच्छा। फिर टाटा मोटर से मेरे को एक ऑफर आया गोवा से, तो मैंने उनके साथ में मिलकर के वहां पर एक यूनिट की स्थापना की जी। और फिर 93 से जो यूनिट मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद में कभी पीछे मुड़ करके मैंने नहीं देखा। बहुत बढ़िया। सर, अब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे। देखिए, 1989 के अंदर मैंने पहली स्लीपर कोच इंडिया में इंट्रोड्यूस की जी। उससे पहले इंडिया में स्लीपर बस नहीं हुआ करती थी। अच्छा। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी उसको रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं था, मगर फिर भी मैंने बनाई और मैंने कस्टमर से कह दिया था ये गाड़ी मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी। मगर उसने कहा कि मैं पर्सनल यूज के लिए गाड़ी बना रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, मेरे को व्यक्तिगत यूज के लिए चाहिए, आप गाड़ी बना के दे दीजिए। मैंने वो गाड़ी बना करके दे दी। धीरे धीरे उस गाड़ी के बाद में मार्केट के अंदर एक ऐसा बूम आया कि लोग स्लीपर की तरफ दौड़ने लगे। मैंने 1989 के अंदर मैंने स्लीपर कोच बनाई। 93 से 97 तक मैंने इतनी गाड़ियां बनाई कि मेरे पास में काम की इतनी भरमार हो गई कि मुझे मजबूरन गोवा से एक यूनिट मुझे बेंगलोर में डालना पड़ा। मतलब काम का प्रेशर इतना रहा, लोड इतना रहा कि वर्कलोड इतना रहा, आपको बेंगलोर भी आपको सेटअप किया। बेंगलोर में भी मुझे एक सेटअप डालना पड़ा, क्योंकि मेरे पास में गोवा के अंदर महाराष्ट्र का काम और कर्नाटक का काम दोनों एक तरफ से हो गया, इसलिए मेरे पास वहां पर स्पेस कम था जी। और मैंने सोचा क्यों ना हम एक महाराष्ट्र के लिए ये गोवा का यूनिट रख दें जी, और बेंगलोर में अंदर एक साउथ इंडिया के मार्केट के लिए हम बेंगलोर में एक यूनिट स्थापित कर दें। बहुत बढ़िया। 2011 के अंदर मैंने बेंगलोर में यूनिट स्थापित किया जी। 2015 के अंदर मैंने दूसरा यूनिट स्थापित किया बेंगलोर में, और 2021 के अंदर मैंने एक नई कंपनी के नाम से मैंने और एक यूनिट स्थापित किया। मतलब बेंगलोर में भी आपके 3? अभी बेंगलोर में मेरे 3 यूनिट है, और सारे यूनिट 2-3 यूनिट मेरे श्री दामोदर कोच क्लब प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। चौथा यूनिट जो मैंने अभी जो कोविड के टाइम में जो डाला था जी, उसका नाम हमने दामोदर मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से डाला है। उसमें हम सभी तरह का काम कर रहे हैं, ओई भी कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उसमें से। बहुत बढ़िया। सर, अपने व्यवसाय की उपलब्धियों के बारे में भी थोड़ा सा विशेष जो भी है वो शेयर करें। व्यवसाय की उपलब्धियों के बारे में आपको मैं बताऊं तो मुझे शुरू से ही कुछ जो भी चैलेंजिंग वर्क होता है जी, उसको करने की मेरी इच्छा हमेशा से रही है। मैंने हमेशा चैलेंजिंग वर्क को प्रायोरिटी दी है। बहुत बढ़िया। अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी पहले तो क्या था कि कोई भी बॉडी बिल्डर खड़ा कर लेता था, गाड़ियां बनाता था, मार्केट में सेल कर देता, रजिस्टर हो जाती थी और चली जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा इससे सेफ्टी फ्यूचर के हिसाब से सोचा कि पैसेंजर की सेफ्टी कैसे की जाए जी। उसके लिए गवर्नमेंट ने बना के एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट होगा, वही बॉडी बिल्डर बस बना सकता है जी। उसके बाद में भी आपके पास में एक टाइप, कौन सी गाड़ी आप बना रहे हैं उसका टाइप अप्रूवल आपके पास होना जरूरी है। अच्छा। आप सीटर बना रहे हैं, आप स्लीपर बना रहे हैं, आप स्कूल बस बना रहे हैं, आप एम्बुलेंस बना रहे हैं, आप डबल डेकर बना रहे हैं, जो भी गाड़ी आप बना रहे हैं उसका टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अच्छा। वो टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट के लिए भारत सरकार ने इसे 3-4
संस्थाओं को नियुक्त किया हुआ है। अच्छा जैसे ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। जी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, ओके। और एक आईकैट है मानेसर के अंदर। अच्छा। तो इनको ये दिया हुआ है, और हमने जो सर्टिफिकेट लिया वो ARI से लिया हुआ है। ARI। तो हमने जो स्लीपर कोच हमने जो बनाई, तो पहली स्लीपर कोच का जो टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है वो मुझे मिला हुआ है, हमारी कंपनी को मिला हुआ है। और उसमें से क्या है, आपको गाड़ी बनानी पड़ेगी, गाड़ी बना करके उनको दिखानी पड़ेगी। वो आपका ड्राइंग डिजाइन जो आपने जो तय किया वो उनके जो नॉर्म्स है, सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से आपके पैरामीटर में आता है या नहीं आता है, उस हिसाब से आपकी वो पूरी टेस्टिंग होती है। आपको आप क्या कंपोनेंट उसमें लगा रहे हैं, वो कंपोनेंट को टेस्टिंग के लिए वहाँ भेजना पड़ता है। सभी मटेरियल FR ग्रेड होना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे, आपने बहुत बार अखबारों में सुना होगा, पढ़ा होगा और टीवी पर देखा होगा कि वहां पर एक बस में आग लग गई और उसमें 10% 5 पैसेंजर 20 पैसेंजर जल के मर गए। बिल्कुल। तो क्या गवर्नमेंट भी उसके बारे में चिंतित है जी। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब तो खासतौर से चिंतित है इस मामले में, पैसेंजर सेफ्टी फर्स्ट जी। आप क्या बना रहे हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मगर हमारे पैसेंजर की आपको सेफ्टी करनी है, इसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे सभी कर रहे हैं, मगर पहला इंडिया का मैं बॉडी बिल्डर हूँ जिसके पास में 119 का सर्टिफिकेट है। तो उस सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो सर्टिफिकेट ऐसा है कि आपने हम जो गाड़ी बना रहे हैं, आपको ड्राइंग देनी पड़ती है ARI को, किसी भी संस्था से आप करवा रहे हैं। हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो ARI का है, और ARI के सर्टिफिकेट की थोड़ी वैल्यू ज्यादा है जी। तो हम ARI में करवाया हमने ARI में, और ARI के सर्टिफिकेट में उनको क्या है कि आपको एक ड्राइंग देनी पड़ती है, मैं ये तरीके की गाड़ी बना रहा हूँ। वो गाड़ी बनाने के बाद में, वो ड्राइंग देने के बाद में आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए, वो लोग आके उसका इंस्पेक्शन करके जाएंगे। इंस्पेक्शन करने के क्योंकि उसका रोल और एनालिसिस भी होता है। आपने तो ड्राइंग दे दिया, आपने अपनी मर्जी से उसमें मटेरियल भी लगा दिया, बट वो उनके पैरामीटर में बैठता है या नहीं बैठता है। यदि उनके पैरामीटर में नहीं बैठता तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, आपको फिर से बनानी पड़ेगी, और फिर तो टेस्टिंग करानी पड़ेगी। वो होने के बाद में वो पेंडिंग होने का उसका रोल ओवर एनालिसिस होता है, उसकी सेंटर ग्रेविटी टेस्ट होती है, उसका बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। वो सर आपको फॉलो खर्चा उसमें हालांकि ज्यादा है, मगर सेफ्टी के हिसाब से खर्चा हो भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई हमको तो हमारा भी मोटिव यही है कि भाई हमारे पैसेंजर की सेफ्टी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, जो प्रोसेस आपको बताया था कि भाई ये नॉर्म्स है, इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो आपका आउटपुट होना चाहिए। CII मतलब एक होता है एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट। तो एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए जी, और आपके पास वो फैसिलिटी है तो आप एक बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी बना सकते हैं। बिल्कुल, मगर आपको बॉडी कैसे बनानी है उसकी अप्रूवल आपको दोबारा से लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से जो भी कुछ, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब हमारे को तो गाड़ी बहुत मजबूत चाहिए जी। अब गाड़ी मजबूत चाहिए तो समझो उसमें ओवरवेट वजन डाल दिया जी। तो गवर्नमेंट का एक आर्गुमेंट नहीं है, एक परफेक्ट लॉजिक है गवर्नमेंट का। ठीक है, आपने तो गाड़ी मजबूत बना दी, गाड़ी में आपने 2 टन वजन डाल दिया, मगर 2 टन वजन डालने के बाद में वो गाड़ी डीजल भी ज्यादा खाएगी, टायर माइलेज भी कम आएगा जी, आपका रोड भी जल्दी टूटेगा जी। तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? वो गवर्नमेंट को हो रहा है। 1 लीटर डीजल गवर्नमेंट लेकर के आती है, उसके बाद हम तो ये सोचते थे कि यार 1 लीटर डीजल है, हमको क्या फर्क पड़ता है उसमें, मगर वो 1 लीटर डीजल कहाँ से और कैसे आता है उसके बारे में सोचा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है वो। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स है उसके हिसाब से हम गाड़ी बनाते हैं, ओवरवेट हम बनाते नहीं है, उसके हिसाब से हम गाड़ी बना के हम सबको सर्टिफिकेट देते हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट है, आप ले जाइए गाड़ी रजिस्टर करा लीजिए। उसमें सभी मटेरियल FR ग्रेड लगता है जी। तो प्लाई हो गया, रेक्जिन हो गया, फोम हो गया, विनाइल हो गया, मतलब जो भी गाड़ी में वायरिंग हो गई उसमें जो भी कुछ लगता है वो सभी FR ग्रेड मटेरियल हमको लगाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास में मैक्सिमम बिजनेस अभी जो है हमारे 3 यूनिट में, चौथा यूनिट में तो हम सब तरह का काम कर रहे हैं। उसमें तो हम स्कूल बस भी बना रहे हैं, आपका स्टाफ बस भी बना रहे हैं। हमारे पास में कॉन्गो का एक एक्सपोर्ट गाड़ी का ऑर्डर था, वो भी हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस का हमने काम स्टार्ट किया था, मगर किसी कारण से वो कंपनी छोड़ के चली गई, इसलिए वो हमने बंद कर दिया। अच्छा। और स्लीपर कोच में ऐसा है कि हम जो भी R&D होती है स्लीपर कोच की वो हमारे यहाँ होती है, बाकी सब लोग बाद में कॉपी कर रहे हैं उसका। ओके। तो मैं आपको बताऊं कि 2023 के जनवरी में ऑटो एक्सपो लगा था दिल्ली के अंदर जी। अशोक लेलैंड कंपनी ने एक, उनके लिए भी चैलेंज था और हमारे लिए भी चैलेंज था
अशोक लेलैंड ने सोचा कि हम कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें जी जिसके बारे में लोगों को बीच में चर्चा हो कि हाँ अशोक लेलैंड भी कुछ कर सकती है। तो ऑटो एक्सपो से पहले 3 महीने पहले वो लोग हमारे पास आए और उन्होंने अपना डिजाइन दिया, हमको इस तरह की गाड़ी बनानी है, आप बना सकते हो, जी आप बनाने में सक्षम हो। तो वो ड्राइंग देखने के बाद में मैंने उनको कह दिया यस यस मैं बना सकता हूँ। हालांकि ये उनके वर्ड है, अगर हम सब जगह घूम करके आगे किसी ने इस डिजाइन के ऊपर गाड़ी बनाने के लिए हाँ नहीं करी। बट जैसा कि अभी आपने कहा था कि अपन चैलेंजेबल एक्सेप्ट यस करेक्ट, राइट मेरा पहले से शुरू से ये रहा है कि मैं जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करने कोशिश करते की सोचता हूँ। बिल्कुल तो फिर वो गाड़ी हमने बनाई और एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने सीएनजी 13.5 मीटर की अशोक लेलैंड की सीएनजी की 13.5 मीटर की, वो पहली उनकी भी पहली गाड़ी थी, अच्छा उन्होंने लॉन्च करी थी ऑटो एक्सपो में। सीएनजी की 13.5 मीटर की गाड़ी सीएनजी की 13.5 मीटर की गाड़ी, और एक बार आपने उसमें सीएनजी फील कर दिया जी तो वो 1000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चल सकती है, इतना सीएनजी उसमें आता था। बहुत बढ़िया। और कैपेसिटी क्या थी सर उसकी? 36 पैसेंजर की कैपेसिटी थी उसमें, 36 स्लीपर कोच थी वो। स्लीपर कोच 36। तो वो गाड़ी वहां पर ऑटो एक्सपो में गई, हमने यहाँ से रेडी करके 23 दिसंबर को हमने यहाँ से भेजी। वो बाई रोड नहीं गई थी, वो टेलर पे गई थी यहाँ से। अच्छा वो टेलर पे ही दिल्ली पहुंची और दिल्ली में उसको उतारने के बाद में जो फाइनल वर्क जो वहां पर होता है पेंटिंग वगैरह का, ये हमारी टीम वहां गई, वो सारा काम उन्होंने वहां पर करके उनको दे दिया। अब मानेंगे नहीं, उस बस को इतना रेस्पॉन्स मिला ऑटो एक्सपो के अंदर जी। कि पैसे पब्लिक को देखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ गए। मतलब क्यों लगती थी लंबी, क्यों बिल्कुल लगती थी? एक लंबी बिल्कुल 13.5 मीटर जैसा 13.5 मीटर गाड़ी होने लंबी क्यों लगती थी उसको देखने के लिए। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों के, मेरे पास कस्टमर के भी फोन आए, जी तो साहब हमको गाड़ी बना के चाहिए ऐसी वाली। हम मैंने कहा ठीक है बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक डेमो पीस नहीं था, एज पर नॉर्म्स के हिसाब से बनाई हुई गाड़ी थी वो। जी। ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं पे भी रूल वायलेंस है। लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी कुछ था वो एकदम परफेक्ट पैरामीटर में बनाई गई गाड़ी थी वो। अशोक लेलैंड की तरफ से भी था आपको प्रपोजल, और दूसरा आपको एक्सपो में भी देना था, तो नॉर्म्स तो होने भी हाँ, तो फिर बाद में मेरे को ओपन मार्केट से भी उसका ऑफर आया, जी मगर वो थोड़ा सा क्या है, एक क्रिटिकल मैटर था वो गाड़ी। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि उसकी कॉस्ट इतनी थी कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर नहीं सकता कर था। पाएगा। अब जनरल गाड़ी हमारी जो एयर कंडीशन बस होती है, जो हमारे अशोक लेलैंड के ऊपर 30-32 लाख के अंदर बन जाती है, जी उस गाड़ी की कीमत हो गई थी 52-53 लाख। ओके तो वो क्या है कि वो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गया, तो वो दिखने के लिए अच्छी है हर किसी का। अभी मेरा भी मन करता है मैं भी मर्सिडीज खरीदूं, मगर मर्सिडीज की रेट जब कोई पूछता हूँ तो फिर मैं पीछे हट जाता हूँ, यार मर्सिडीज का रेट तो इतना है। नहीं सर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मर्सिडीज आप 1 या 5 खरीद सकते हैं, हमारे बारे को भी पता है। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जी कि ऐसा है, वो गाड़ी एक अच्छी थी और सभी लोगों ने उसको, मेरे को आइसर वालों का भी फोन आया, इवन मेरे को वोल्वो की टीम वहां पर थी, जी तो उन्होंने भी हमको बहुत अप्रिशिएट किया कि साहब आपने गाड़ी बहुत अच्छी बना दी है। जी बिल्कुल, बहुत चर्चा में थी सर आपकी तो गाड़ी। बिल्कुल वो गाड़ी बहुत चर्चा में थी, शायद वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई वो गाड़ी। highlight हुई थी। सर आपका समाज सेवा में रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? समाज सेवा में रुझान थोड़ा सा मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। जी मैं जब उस समय मैं जयपुर में ही रहता था, जी तो हनुमान जी ट्यूबवेल वालों ने पहला सम्मेलन किया, तब मैं उसमें सम्मिलित हुआ। उसके बाद में हनुमान जी ट्यूबवेल वालों ने एक ट्रस्ट का गठन किया था, जी उसमें मैं ट्रस्टी नहीं था मगर एक साधारण सदस्य था मैं उसके जी अंदर। और ये हनुमान जी ट्यूबवेल वालों की वजह से ही मैं महासभा का मेंबर बना था, उन्होंने मेरे को महासभा का मेंबर बनाया। जी मैं महासभा का मेंबर बनने के बाद में मैं यहाँ से गोवा चला गया, जी तो थोड़ा मेरा ये सामाजिक कार्यों से थोड़ा मेरा साइड हुआ, साइड में हो गया मैं। समय कम मिल पाने। तो फिर कुछ दिनों के बाद में चलो ठीक है यार, ऐसा तो अभी भी आरसी गोपाल जी हैं, तो उन्होंने भी प्रधान का चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने भी मेरे से संपर्क साधा कि भाई आप कुछ हमारी मदद कर सकते हैं इसमें, तो आप करिए। तो मैं बोला ठीक है, जो कुछ होगा हम करेंगे। जी तो मैं एक अकेला आदमी था, जब भी हमारे गोवा की पोलिंग होती थी बम्बई के अंदर, अच्छा तो मैं पोलिंग के लिए यहाँ गोवा से बम्बई आता था। गोवा से मुंबई। हाँ, गोवा से मैं मुंबई आता था। फिर उस समय के बाद में दूसरा, जब फर्स्ट कार्यकाल में कैलाश जी बंडेला का जब ये प्रधान बने, जी तब इन्होंने मेरे को गोवा प्रदेश का प्रभारी बनाया। जी
तो मैंने उनको कह दिया कि मैं थोड़ा बिजी आदमी हूँ, मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, आप मुझे इस काम में मत डालिए, आप किसी दूसरे आदमी को, अच्छे आदमी को जो उसके लिए, देखिए मेरा मेरा हमेशा ये मानना रहा है, यदि आप किसी पद पर हो और आपके पास टाइम नहीं है, आपको उस पद को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। आप आप यदि उस पद के लिए या उस काम के लिए आप टाइम नहीं दे सकते तो आप उस पद के साथ अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल, पद का मतलब है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, आपको एक जिम्मेदारी मिलती है तो आप उसको निभा सकते हैं, तो ही आप उस पद पर रहिए, अदरवाइज आप उस पद पर मत रहिए। जी। तो बोला ठीक है, आपको प्रदेश प्रभारी बना रहे हैं, हम कोई बड़ी बात नहीं है, आप बन जाइए। मैं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेता हूँ। जब सेकंड टर्म कैलाश जी बनने लगा आया तो उन्होंने मेरे को उप प्रधान बनाया। ओके। ठीक है, मैं उप प्रधान भी बन गया। फिर हमारा बेंगलोर के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो गया था। तब तक मैं बेंगलोर में किसी को जानता भी नहीं था, क्योंकि मैं 2010 में वहां गया था। 11 में मैंने फैक्ट्री चालू करी, तो 13 या 14 के अंदर कैलाश जी बंडेला एक बार गए थे वहाँ, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, आप यहाँ आइए। तो मैं वहाँ गया। उन सब लोगों से मेरी जान पहचान थी नहीं, तो मुलाकात हुई। फिर मेरे तो, हालांकि उस मंदिर के सामने से मेरा कई बार गुजरना होता था, अच्छा, मगर मैं नहीं जानता था कि ये हमारा मंदिर है। अच्छा अच्छा। तो फिर कैलाश जी ने मुझे बुलाया, वहाँ पर बैठे, सारा बात की। फिर हमने वहाँ पर मेंबर भी बहुत सारे बनाए जी। तो उसमें 2-3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैलाश जी बंडेला जी की तो थी, उसमें विद्यासागर जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अच्छा। तो विद्यासागर जी ने लोगों को मोटिवेट किया और मेंबर बहुत सारे बनाए। जी सर, समाज में आप किन किन पदों पर हासिल रहे हैं और आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही है, उसके बारे में संक्षेप में। मैं समाज में, देखो, मैं पहले प्रदेश प्रभारी गोवा रहा महासभा का। जी। फिर मुझे उप प्रधान बनाया गया कैलाश जी बंडेला के सेकंड कार्यकाल में, और फिर मेरे को प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बनाया, प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटका बनाया। तो उस वक्त मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं। जी। तो सब लोगों ने सर्वसम्मति से एक रेजुलेशन पास करके हमारे वहाँ बेंगलोर के समाज ने महासभा को भेज दिया कि भाई हमारे तरफ से प्रदेश से पद के दावेदार, उम्मीदवार, अध्यक्ष, आप जो कहिए आप, ये है हमारे। तो ठीक है, अब समाज का निर्णय और सिरमाते पर है, तो हमने उसको स्वीकार किया। 3 साल हमारा कार्यकाल हुआ। पूरे कर्नाटक के अंदर महासभा को कोई जानता नहीं था, बेंगलोर को छोड़ करके। फिर मैं धीरे धीरे, मेरे महामंत्री थे कीर्ताराम जी, उनको साथ में लेकर के मैं सभी जिलों के अंदर मैंने एक बार दौरा किया बाई रोड, और सब जगह में गया, सब लोगों को मोटिवेट किया। कुछ लोग मेंबर पहले बने, कुछ लोग मेंबर बाद में बने, मगर एक तरह से एक जागृति आई। महासभा नाम की कोई संस्था है। जहाँ महासभा को कर्नाटक में कोई नहीं जानता था, वहाँ आपने बिल्कुल ऑन रोड जाके सब जगह, बिल्कुल मैंने सभी जगह का मैंने दौरा किया। रायचूर, बल्लारी, हॉस्पेट, बेलगाम, हुबली, दावणगेरी, बाद में आपका मंगलोर, मैसूर, सभी जिलों के अंदर मैंने जाकर के लोगों के साथ में संवाद स्थापित किया। और जो मेंबर वहां पर बने, मैंने उनको मैं बना के लेके आया, फार्म भर के लेके आया। तो उसमें मेरे महामंत्री जी श्री कीर्ताराम जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरे सेकंड कार्यकाल के अंदर जब मैंने मना कर दिया था, मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूँ, आप किसी दूसरे आदमी को मौका दो। शायद कुछ हर आदमी के दिल में रहती है कि भाई मुझे भी मौका मिले तो मैं भी समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई आप किसी और को मौका दे दीजिए। मगर जब फार्म भरने का टाइम आया तो किसी ने मेरे खिलाफ फार्म ही नहीं भरा। तो मैं तो फिर से वापस निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष हो गया। तो 2 टर्म आप दे रहे? 2 टर्म मेरा हुआ, वो दोनों टाइम ही मैं निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बना कर्नाटक का। ये मेरा सौभाग्य है, या मैं ये कहूँ कि ये उन समाज बंधुओं का मेरे प्रति प्यार है जो मुझे इतना दिल से चाहते हैं कि भाई ये हमारा प्रदेश अध्यक्ष रहेगा तो यही रहेगा। ये हो गया, मेरा दूसरा कार्यकाल भी खत्म हो गया। फिर मैंने ये कहा था कि हम एक जाते जाते कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करके जाएं तो समाज के हित में हो, समाज के बच्चों के काम में आए। तो मैंने भंवरलाल जी, रामपाल जी और तेजल जी, तीनों को ये कहा कि आप कहीं ना कहीं एक जमीन ढूंढ लीजिए, हम एक छोटा मोटा एक हॉस्टल बना लेंगे। जो बाहर से आने वाले जो बच्चे हैं, कोई एग्जाम के लिए आ रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा है, वो तो उनके लिए रहने की थोड़ी दिक्कत होती है वहाँ पर। हालांकि हमारे पास 8 कमरे हैं, अब हमारे पास खाली रहते हैं तो हम प्रोवाइड करवा देते हैं, नहीं तो हम किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकवा देते हैं उसको। तो फिर कोविड हो गया,
कोविड हो गया तो हमारा तो 2 साल 3 साल ऐसे ही निकल गया, तो वो कार्यकाल खत्म हो गया। तो हमने उस दिन ये निर्णय लिया था कि भाई हम कहीं न कहीं एक भवन की जमीन लेके हम एक भवन बना देंगे। फिर बाद में हमने सोचा था कि स्किल डेवलपमेंट का हमने सोचा था कि भाई हम एक ऐसी संस्था बनाए, ठीक है, जो जिसको फिजिकली लोगों को भी काम करने का मौका मिले। और क्या है कि जो आदमी एक वेल्डर है, वो टेक्निकल तौर पे वो वेल्डिंग का काम सीख करके यदि किसी इंस्टीट्यूट में जाए, किसी संस्था में जाएगा, तो बेहतर तरीके से काम करेगा ना, बनिस्पत के वो अपना डायरेक्ट काम करना सीख जाए। उसको यही पता नहीं उसमें कितना करंट प्रोवाइड करवाना है, सही बात, कितना एम्पियर प्रोवाइड करवाना है। तो वो क्या है कि वेल्डिंग का ऑर्डर लिया, वेल्डिंग मारने चला गया, वो अच्छा वो कम पावर में हो रही है, ज्यादा पावर में हो रही है, उसको कोई मतलब नहीं। तो क्या है कि उसको एक हर चीज के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो हमने सोचा था भाई इस तरह का काम कर ले, मगर हमने देखा कि वहाँ बेंगलोर में तो पहले से गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जी, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का, पीलिया के अंदर एक ऑलरेडी है। तो मैंने सोचा अभी क्या करें, तो मैंने सोचा भाई चलो एक हॉस्टल बना देते। फिर बीच में एक सक्षम का भी एक में आया था, तो वो भी शायद करीब करीब खत्म हो गया, वो भी नहीं है अभी, ठंडे बस्ते में। हाँ, ठंडे बस्ते में, हाँ वो भी ठंडे बस्ते में गया। तो अभी हमने क्या किया था, हमने BDA बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर हमने एक हॉस्टल के लिए 4000 मीटर की अप्लाई की हुई है। और उसका 14.5 लाख रुपए हमने जो उसका अर्नेस्ट मनी जो होता है वो हमने उसका जमा भी करवा दिया है। जब भी हमको अलॉट हो जाएंगे उस दिन से फिर हम ये उसका छात्रावास का हम काम स्टार्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया। अभी मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, प्रदेश अध्यक्ष का नए प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए, उनको 1.5 साल के करीब हो गया। तो हमारे मंदिर जो जहांगीर समाज ट्रस्ट कर्नाटका का जो ट्रस्ट है, तो उनके अध्यक्ष है अभी वर्तमान में पोलाराम जी। तो उनका कार्यकाल भी खत्म 17 सितंबर को हो गया था। तो उन्होंने मेरे को ऐसा थोड़ा आभास हो गया था कि अभी अब की बार ये सब लोग शायद मेरे नाम पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने उनको कह दिया था कि देखिए हर बार मुझे एक ही आदमी को आप ये सब काम में मत लगाओ, थोड़े हर लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं वहाँ 17 सितंबर को वहाँ रहा नहीं, मैं आ गया पुष्कर में। अच्छा। वो पीछे से उन्होंने सब डिसाइड करके रजिस्टर में लिख के साइन मार के उन्होंने बंद कर दिया कि ठीक है, हमारा तो अगला अध्यक्ष मंदिर का वो गिरधारी लाल जी बनेंगे। 14 जनवरी को मैं मंदिर में मीटिंग में गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको इसका मंदिर का अध्यक्ष बना रहे हैं। मैंने कहा साहब मेरे पास टाइम की छोटी शॉर्टेज है, क्योंकि मेरे पास काम का वर्कलोड इतना है कि मैं टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। सही बात। एक दिन मैं गोवा में रहता हूँ, दूसरे दिन जयपुर रहता हूँ, तीसरे दिन बेंगलोर रहता हूँ। वो बोला हमको मालूम है, भोला जी ने कहा ऐसी ऊपर मीटिंग में कहा भाई हमको मालूम है आपके पास टाइम नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं भाई आप ही कोई इसका नेतृत्व करना है। मैं चलो ठीक है। तो अभी क्या है, समाज से बड़ा आदमी नहीं हो सकता कभी भी। सही बात। समाज सर्वोपरि होता है। अभी समाज की यही इच्छा थी, तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। और मैंने कहा कि ये जयंती का प्रोग्राम हम पोलाराम जी के कर कमलों से ही पूरा करवा लेते हैं जी। फिर अगले 3 साल के लिए तो हम हैं ये वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सामाजिक बात पूछ रहे हैं या बिजनेस की बात पूछ रहे हैं? दोनों ही बातों में। अभी मैं किसको क्योंकि बिजनेस के भी अचीवमेंट्स आपके पूरे रहे हैं और समाज में भी आप उच्च पदों पे रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में। बिजनेस में तो क्या है कि मेरे बड़े भाई साहब ये हमारा बस ODB का काम करते थे, तो मैं थोड़ा उनसे प्रभावित था। और वो अपने जमाने में अपने आप में एकदम मास्टर आदमी थे उस काम के। अच्छा। तो मैं धीरे धीरे करता हो गया। फिर बाद में मैं गोवा चला गया। गोवा में भी मेरे को वहाँ के लोगों ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया कि ठीक है एक अच्छा आदमी है। मैं तो धीरे धीरे कहता, मैं इसका जो मैं श्रेय जो जिसको देना चाहूँ, किसी आप एक शब्द में पूछेंगे तो मैं बोलूंगा भगवान श्री विश्वकर्मा जी को देता हूँ। बहुत बढ़िया। सर आपके कुछ यादगार पल जो हमारे दर्शकों के साथ में आप शेयर करना चाहें? हमारा तो यादगार क्या है, हमारा तो हर दिन एक यादगार रहता है, हमारा तो हर दिन यादगार है। तो मैं तो क्या देखिए, आप कहीं भी किसी भी मंच से आपने मेरे को सुना होगा, तो मेरी एक ही तकलीफ रही है कि हम जो भी कर रहे हैं समाज उत्थान के लिए करें। बिल्कुल। और समाज की भलाई के लिए करें। भले ही चाहे हमारा व्यक्तिगत अहित हो रहा है तो भी करें, यदि मेरा व्यक्तिगत अहित हो रहा है इसमें मुझे लग रहा है तो भी करें। और देखिए आज की तारीख में क्या है कि समाज के पास में आज हमारा समाज इतना सक्षम है, अगर आप जो चाहो आप कर लेंगे जी। बिल्कुल सही बात। ऐसे एक भवन का हम 10 भवन खड़े कर सकते हैं। सही बात है।
इतना हमारा सक्षम समाज है, बस सबको एकजुट करने की। बस एक स्वर में आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने आपसी मतभेदों को भुला करके समाज के प्रति, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ महासभा के प्रति, महासभा क्या है, महासभा एक लाख 1.5 लाख मेंबरों की एक संस्था है जी। बाकी समाज तो हमारा बहुत बड़ा है, समाज से महासभा बनी है जी। तो मेरा समाज के सभी बंधुओं से यही है कि आप जहां हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, आपका प्रथम कर्तव्य यह बनता है कि आप उस संस्था के प्रति समर्पित रहें और सभी समाज बंधुओं को साथ में लेकर के चले। कोई ऐसी ताकत नहीं है कि समाज को आगे बढ़ने से रोक सके। बहुत बढ़िया बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहे विश्वकर्मा टुडे न्यूज।